हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मिस्टेक के बारे में। सेक्शन 20 के अंदर मिस्टेक को डिफाइन किया गया है। लास्ट में हमने स्टडी किया था फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया था सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 14 के अंदर फ्री कंसेंट का फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वह है मिस्टेक। सेक्शन 20, 21 एंड 22 को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो मिस्टेक क्या होती है? जब दो पार्टीज मिलकर कोई भी एग्रीमेंट बनाती है तो उस दौरान उनसे कोई भूल हो जाना, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? मिस्टेक कहलाती है। ठीक है, और मिस्टेक का क्या प्रभाव पड़ता है एक एग्रीमेंट पर? ठीक है, और किस तरह की जो मिस्टेक हो सकती है एक एग्रीमेंट बनाते समय पर। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन के अंदर क्या दिया गया है। एग्रीमेंट void where both parties are under mistake as to matter of फैक्ट, यानी कि यह एक तथ्य माना जाएगा, फैक्ट माना जाएगा अगर मिस्टेक हो जाती है दोनों पार्टी के द्वारा एक एग्रीमेंट बनाते हुए। ठीक है, तो यह एक फैक्ट माना जाएगा कि यह किसी ने अपनी कंसेंट से नहीं की है, यह भूल से हो गई है, मिस्टेक हो गई, गलती से ये जो एरर हो गया है इस एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट अंडर ए मिस्टेक as to a matter of fact essential to the agreement is void, यानी कि जब दो पार्टीज एग्रीमेंट बनाती है और उस दौरान जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो असेंशियल एलिमेंट्स है एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए, ठीक है, अगर उसी की कोई मिस्टेक हो जाए, उसको लेकर कोई मिस्टेक हो जाए, तो वहां पर जो हमारा एग्रीमेंट क्या होगा, वह एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए सब्जेक्ट मैटर को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है। An erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to a matter of fact, यानी कि अगर दो पार्टी मान लीजिए, ठीक है, वह एग्रीमेंट बनाती है और जिस सब्जेक्ट के लिए वो पार्टीज एग्रीमेंट बना रही है, अगर उसके वैल्यू के यानी उस चीज की वैल्यू के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू के डिस्कस करते हुए मिस्टेक हो जाए, तब उसको एक मिस्टेक नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो इलिस्ट्रेशन दी हुई है, इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट जो इसकी इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन ए एग्री टू सेल टू बी ए स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स पे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे, यानी ए क्या है, एग्री हो जाता है बी को एक कार्गो, स्पेसिफिक कार्गो जो गुड्स है बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि जो शिप आ रही है वह ऑन द वे है इंग्लैंड टू बॉम्बे, इंग्लैंड से बॉम्बे आ रही है। ठीक है, इट टर्न्स आउट दैट बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन द शिप कन्वेनियंट द कार्गो हैड बीन कास्ट अवे एंड द गुड्स लॉस्ट, यानी कि जो कार्गो थी, जो कार्गो शिप थी, उसे क्या कर दिया गया था, जिस समय पर बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन, जिस समय पर वह बार्गेन कर रहे थे, ठीक है, उससे पहले वाले दिन उस क्या कर दिया गया, उस कार्गो को फेंक दिया गया था। ठीक है, और जो जो वह चीज थी वह क्या हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, यानी गुम हो गई थी। नाइदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, उन दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को इस चीज के बारे में पता नहीं था कि वह जो कार्गो है उसको फेंक दिया गया और जो वह चीज है वह क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है, गुम हो गई है। द एग्रीमेंट इज वॉइड, तब वहां पर क्या हो जाएगा, जो एग्रीमेंट है वह वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अगर वह चीज ही नहीं मिल पाएगी जिस चीज के लिए क्या एग्रीमेंट बन रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट बन रहा है उस चीज के लिए, वह चीज नहीं मिलेगी तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी उस एग्रीमेंट की। ठीक है, जो इसकी इलिस्ट्रेशन बी है उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया, ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी ए सर्टेन हॉर्स, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, so neither party was aware of the fact the agreement is void। ए क्या है, एग्री हो जाता है बाय किससे, खरीदने के लिए हॉर्स बी से। ठीक है, मान लीजिए दो पार्टी है, ठीक है, ए और बी,
ए बी से क्या खरीदने के लिए, घोड़ा खरीदने के लिए क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। ठीक है, एग्री हो जाने के बाद जिस समय पर यह पार्टी क्या डिस्कस कर रही थी, उसका मान लीजिए उसके रेट के बारे में डिस्कस कर रही थी कि इसको आप 50,000 में दोगे या 60,000 में दोगे, इस तरह डिस्कशन चल रहा था ऑन द टाइम ऑफ बार्गेन। ठीक है, उस समय पर क्या था, जो हॉर्स था वह क्या हो चुका था, मर चुका था, हॉर्स डेड। ठीक है, जो घोड़ा था वह मर चुका था। द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो दोनों पार्टी उस चीज के बारे में अवेयर नहीं थी, नहीं तो ए को पता था और ना ही बी को पता था कि हॉर्स क्या हो चुका है, डेड, मर चुका है। ठीक है, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अवेयर नहीं थी, उसको उनको पता ही नहीं था कि जो हॉर्स है जिस चीज के लिए वो एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वह जो घोड़ा है वह मर चुका है। तब यहाँ पर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, हमारा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर सी की, थर्ड इलस्ट्रेशन जो हमारी दी हुई है। ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी। ए क्या है, बी की जीवन के लिए संपत्ति का हकदार है, बेचने के लिए संपत्ति का हकदार है। एग्री टू सेल इट टू सी, वह क्या होता है, एग्री सहमत हो जाता है किसे बेचने के लिए, सी को बेचने के लिए। बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और बी क्या है, जब एग्रीमेंट बनाया जाता है उस समय पर क्या मर जाता है। बट बोथ पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, लेकिन उस समय पर दोनों पार्टी को क्या है, पता नहीं होता उसके बारे में, उस फैक्ट के बारे में। द एग्रीमेंट इज वॉइड, तब उस दौरान क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ए है और बी है और सी पार्टी है। ठीक है, ए इसकी एस्टेट किसको बेचना चाहता है, सी को बेचना चाहता है, यह उत्तरदायी है, इसका बेच सकता है। ठीक है, बी की एस्टेट। लेकिन जब एग्रीमेंट हो रहा था, ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, उस समय पर क्या हो गया, जो बी है वह क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, डेथ होने के बाद ये दोनों पार्टी क्या है, अवेयर नहीं थी। ये पार्टी क्या है, अवेयर नहीं थी। ठीक है, इनको पता नहीं था जो बी है क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो उस समय पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो एग्रीमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 20 है, 20 के अंदर क्या है, बायलैटरल मिस्टेक होनी चाहिए, तभी है जो सेक्शन 20 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अदरवाइज सेक्शन 20 है जो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो इसके अंदर जो मैक्सिम दी गई है, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेज, इसका मीनिंग क्या है, द इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेज, यानी कि जो फैक्ट की इग्नोरेंस है, ठीक है, उसे हम क्या मान सकते हैं, एक्सक्यूज मान सकते हैं। ठीक है, उसका एक्सक्यूज मान लिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप जैसे दो की मिस्टेक कर दे तो उसका एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, क्या जरूरी होता है, मतलब अगर कब अप्लाई होगा, जो सेक्शन 20 है, ठीक है, उसके अंदर की कंडीशन है, ये फुलफिल होने चाहिए, तभी सेक्शन 20 है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज सेक्शन 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। द मिस्टेक मस्ट बी कमिटेड बाय बोथ द पार्टीज, इट मस्ट बी म्यूचुअल, यानी कि अगर जो मिस्टेक हुई है वह दोनों पार्टी के द्वारा की हुई होनी चाहिए, यानी दोनों पार्टी के द्वारा मिस्टेक होनी चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी म्यूचुअल। ठीक है, एंड सेकंड, द मिस्टेक रिगार्डिंग सम फैक्ट, जो मिस्टेक हुई है वह रिगार्डिंग किसी फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, या तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर होनी चाहिए, या फिर उसकी जो क्वांटिटी हो सकती है उसको लेकर हो सकती है, यानी किसी को अंडरस्टैंड ना हुआ हो कि इसका प्राइस कितना था, उसने बोला कुछ और है और सुन कुछ और दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इट मस्ट रिलेट टू ए फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो मिस्टेक की है वह किससे रिलेट होनी चाहिए, एसेंशियल होनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे रिलेट होनी चाहिए, यानी ऐसी चीज होनी चाहिए कि अगर यह कंप्लीट नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो आगे जाके एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल जरूरी होनी चाहिए। इस तरह की चीज की अगर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो वह क्या होगी,
मिस्टेक मानी जाएगी और वहां पर जो हमारा मिस्टेक का सेक्शन 20 अप्लाई होगा, अगर ऐसे किसी एग्रीमेंट के अंदर मिस्टेक होती है तो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, नो कंसेंसस एड आइटम। यानी कि जो कंसेंसस एड आइटम ये क्या है, एक टर्म दी गई है, ठीक है, मैगजीन दी गई है, ठीक है। ये चीजें क्या होती है कि जो हम एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, क्लैट देते हैं LLM के लिए, AIB का एग्जाम देते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो दूसरी का एग्जाम देते हैं, तो उनके अंदर ये चीजें आती ही आती है। ये सेक्शन 13 के अंदर कंसेंट के अंदर डिफाइन की गई है, उसकी ये जो लीगल टर्म है, ठीक है, ये आती है। और जैसे इग्नोरेंस ऑफ एक्टिव एग्जीक्यूटिव, ये आएंगे ही आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपके जो यूपीएससी के लिए प्रे का एग्जाम देते हो उसके अंदर ये ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, नो कंसेंसस एड आइटम, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन द पार्टीज एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी जो मीटिंग्स ऑफ माइंड है, दोनों पार्टी जिस समय पर एग्रीमेंट कर रही थी, जिस उस सब्जेक्ट को लेकर बातचीत कर रही थी, तो दोनों पार्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो उस समय पर, ठीक है, एक पार्टी ने कुछ बोला हो और दूसरी पार्टी ने कुछ बोला हो, तो वहां पर जो मीटिंग ऑफ माइंड है, जो उन्होंने मीटिंग की थी, उस दौरान एक चीज को लेकर अलग अलग अगर उनकी बातें होती हैं, तब भी वह क्या मानी जाएगी, एक मिस्टेक मानी जाएगी, और वहां पर जो हमारा सेक्शन 20 है एप्लीकेबल होगा। तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, सेक्शन 20 के अंदर बायोलेटरल मिस्टेक के अंदर 4 पॉइंट दिए गए हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जो अगर यह 4 पॉइंट्स की मिस्टेक होती है तो वहां पर जो सेक्शन 20 एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उसके अंदर क्या दिया गया है, मिस्टेक रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। यानी कि अगर मिस्टेक हो सब्जेक्ट मैटर को लेकर, जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बन रहा है उस चीज के लिए मिस्टेक हो, तब क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या है, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा और म्यूचुअल कंसेंट से होनी चाहिए। यानी कि दोनों पार्टी है जो म्यूचुअल मिस्टेक होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टी के द्वारा मिस्टेक होनी चाहिए। मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अगर मिस्टेक हो जाए क्वालिटी को लेकर, मान लीजिए आप किसी भी स्टोर के अंदर जाते हैं, ठीक है, वहां से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की क्या है, आपको चाहिए था, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी बोर्नविटा का पैकेट ले लिया, ठीक है, जो बोर्नविटा का पैकेट लिया वह क्या है, ओल्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, नया अपडेट होके आ गया, ठीक है, उसके अंदर नया प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, आपने वह मिस्टेक कर दी, लेकिन वहां पर क्या है, यह नहीं माना जाएगा कि आपने मिस्टेक किया है। तो वहां पर जो आप एग्रीमेंट बना रहे हो, आपका एग्रीमेंट बनेगा उस पार्टी के साथ, वह वैलिड माना जाएगा, वह एग्रीमेंट क्या है, वो वॉइड नहीं होगा। पर अगर वह जो प्रोडक्ट है वह एक्सपायरी डेट का होता है, अगर वह प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, उस समय पर जो क्या है, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 3 है, मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी को लेकर मिस्टेक हो जाए, ठीक है, आपने मान लीजिए आपने मंगवाए थे 20 पैकेट और आगे 30 पैकेट, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर की क्वांटिटी को लेकर मिस्टेक हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपके तो जो क्या है, इतनी ही लागत है, मान लीजिए आपने 20 पैकेट है शुगर के मंगवा दिए, चीनी के 20 पैकेट मंगवाए हैं, ठीक है, और जो पार्टी है, सेकंड पार्टी है, उसने क्या किया, 30 पैकेट आपके पास सेंड कर दिए, ठीक है, उस समय पर जो एग्रीमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर वह पार्टी आपको बोलती है कि आपने तो 30 पैकेट ही बोला था, तो आप उसे बोल सकते हो कि आपने मिस्टेक किया है, सुनने में आपको गलती हुई है, मैंने आपको ओनली 70 पैकेट का ही ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की, मिस्टेक रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर मिस्टेक हो जाए टाइटल को लेकर, मान लीजिए 2 प्रॉपर्टी है, सेम नेम से है, किसी की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई भी है, ठीक है, जैसे फ्लेमिंगो लगा लीजिए, फ्लेमिंगो कोई प्रॉपर्टी मॉल का नेम है, ठीक है, अगर कोई इसे परचेज करना चाहते हैं पार्टी, ठीक है, और ऐसा ही सेम
एक और क्या है, सेम मोल एक और है, ठीक है, फ्लेमिंगो नाम से, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ, उसकी स्पेलिंग लगा दी चेंज है। तो यहाँ पर सेम टाइटल की वजह से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, वह पार्टी बोलती है मैंने तो इसके लिए बोला था परचेज करने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी बोलती है मेरा तो ये वाला फ्लेमिंगो है, ये वाला नहीं है। तो यह टाइटल को लेकर अगर मिस्टेक हो जाती है तो भी एग्रीमेंट है जो हमारा वह क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मतलब फैक्ट है तो, अगर कोई फैक्ट ही नहीं है वहाँ पे, कोई सब्जेक्ट मैटर को लेकर ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हुई है, उसको दिखा दिया गया था कि ये वाला है, ये लोकेशन है इसकी यहाँ पर, फिर भी वह पार्टी बोलती है कि नहीं मैं तो उसके लिए बोल रहा था, ठीक है, तब वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर उसके दिखाने के बाद वह पार्टी बोलती है कि एग्रीमेंट बन रहा है कि हाँ ये वाला था, इसकी लोकेशन ये थी, इसका साइज ये था, इसके अंदर इतनी शॉप्स वगैरह है, ठीक है, तो वह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, तब वह एग्रीमेंट क्या है, वॉइड नहीं होगा। सेक्शन 71, सेक्शन 71 के अंदर क्या दिया, फैक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लो, यानी क्या दिया गया, मिस्टेक एज टू लो, मिस्टेक ऑफ लो, लो की मिस्टेक होना किसी एग्रीमेंट को बनाते समय पर, ठीक है। और सेक्शन 20 के अंदर क्या दिया गया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में दिया गया था। तो ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंस है कि इसके अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात होती है कि अगर फैक्ट की मिस्टेक होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट के दौरान, तो वहां पर जो सेक्शन 20 अप्लाई होगा। और मिस्टेक ऑफ लॉ की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 21 के अंदर अप्लाई होगा, तो सेक्शन 21 उसके ऊपर अप्लाई होगा। A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India. A contract is not voidable. Contract क्या है, वह voidable नहीं होगा because क्योंकि it was caused by a mistake as to any law, क्योंकि वह mistake किसकी mistake की वजह से cause हुआ है, law की mistake के अगर हो जाती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय पर इन फोर्स इन इंडिया, जो लॉज इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, सिर्फ अगर जो लोग इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है उनके अंदर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, उनके अकॉर्डिंग अगर किसी कानून का उल्लंघन हो जाता है या फिर गलती हो जाती है किसी एग्रीमेंट को बनाते समय पर, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह वॉइडेबल नहीं होगा। बट परंतु ए मिस्टेक एज टू ए लॉ नॉट एनफोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन अगर किसी अन्य कंट्री के कानून के अनुसार अगर लॉ की मिस्टेक हो जाती है तो वह माना जाएगा कि एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऐसा माना जाएगा कि वह फैक्ट की मिस्टेक हुई है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, A and B make a contract on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation, the contract is not voidable। यानी A and B इस धारणा से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि जो यह कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वह इंडियन जो लिमिटेशन एक्ट है उसके द्वारा बार्ड नहीं है, ठीक है, वर्जित नहीं है। तो यह जो इस तरह का एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो वह कॉन्ट्रैक्ट होगा वह नॉट वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है, वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी बस के अंदर जा रहा है, ठीक है, और वह व्यक्ति टिकट नहीं लेता है, लेकिन टिकट कलेक्टर के द्वारा पकड़े जाने पर वह व्यक्ति बोलता है मुझे तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं था कि बस के अंदर सफर के दौरान टिकट भी लेते हैं, यानी मुझे लॉ के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तो आप यह एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, तो उस दौरान आपको क्या होगा, मतलब आपके ऊपर जो सेक्शन 21 है वह एप्लीकेबल होगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था। या फिर जैसे रेलवे के अंदर आप किसी ट्रेन के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप टिकट नहीं लेते हो, तो अकॉर्डिंग टू द रेलवे एक्ट आपको पनिश किया जाएगा और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 की। 22 के अंदर क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक के द्वारा कोज किया गया हो, किस कहाँ पे कैसे, एक पार्टी के द्वारा, सिर्फ एक पार्टी के द्वारा, एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, तब वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर कोई एक पार्टी है, ठीक है, वह कोई मिस्टेक कर देती है कॉन्ट्रैक्ट करते समय, ठीक है, तो वहां पर
क्या प्रभाव पड़ेगा उस जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उसके ऊपर। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्लियर वर्ड्स के अंदर, ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा अगर एक पार्टी कोई गलती कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। मेयरली इट वाज कॉल्ड by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact, अगर वह एक पार्टी मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि मिस्टेक कर देती है, ठीक है, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर कि आपने जो यह मिस्टेक सिंगल पार्टी ने की है, तो वहां पर यह नहीं माना जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दीजिए, ठीक है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल होगा, ना तो वहां पर वॉइड होगा और ना ही वॉइडेबल होगा, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा क्या होगा, वैलिड होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए तो 372 के अंदर अगर कोई भी पार्टी वन पार्टी है क्या कर देती है, मिस्टेक कर देती है, तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा, तो वो वहां पर क्या होगा, जो नेचर होगा वो वैलिड होगा, ना कि वॉइडेबल या फिर वॉइड, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें तो मान लीजिए कोई पार्टी है, ठीक है, अगर मिस्टेक कर देती है, ठीक है, और वो परफॉर्म नहीं करती है, वह तो बोलते हैं कि मिस्टेक्स हो गया, तो वहां पर यह माना जाएगा कि वह पार्टी क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है, जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है। यह नहीं माना जाएगा कि उसने क्या किया है, मिस्टेक की है, उसके ऊपर सेक्शन 22 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर एक पार्टी मिस्टेक करती है तो सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा जब वह पार्टी क्या बोलती है कि मेरे से मिस्टेक हो गई, तब सेक्शन 22 याद दिलवाया जाएगा उस पार्टी को कि आप सेक्शन 22 के अंदर आइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यहाँ पर साफ साफ क्लियर वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बाय वन पार्टी ऑफ टू इट इज बीइंग अंडर ए मिस्टेक, अगर एक पार्टी मिस्टेक करती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वह वॉइडेबल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।